देखिए सर, इस लेक्चर में हम सीखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर क्या होता है और डिपेंडेंस सेट ऑफ वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें यूज होगा एक्चुअली रैंक का। मैं ज़रा सा आपको रैंक के बारे में बताऊं, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम रैंक का, ज़रा सा जितना यूज होगा उतना हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो AR वशिष्ठा की जो मैट्रिक्स वाली बुक है उसका मैं पूरा उसको मैट्रिक्स वाले टॉपिक को भी कराऊंगा। अब रैंक अगर देखना चाहेंगे तो उसमें से पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो रैंक का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देखिएगा, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 ये है। हम क्या करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, सब मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स की जो उसका ऑर्डर है ना, जैसे इसका ऑर्डर है 2x2, तो इसकी रैंक ऑफ, अगर 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, ऑर्डर ही रैंक हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर 2x2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, अगर 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो रैंक इसकी मैट्रिक्स की रैंक 2 नहीं हो सकती। उस केस में 2 नहीं हो सकती तो रैंक क्या होगी, उस केस में रैंक 2 से छोटी होगी। इसका मतलब 2 से छोटा क्या है, माइनर बन सकता है इसका, ए एक 1x1 का बनेगा, वो नॉन जीरो आ गया तो रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस केस में रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या रैंक जीरो भी हो सकती है, यस। अगर नल मैट्रिक्स होगी तो उस केस में ही जीरो होगी ना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट तो मिल ही जाएगा। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ सर, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब अगर स्क्वायर की जगह पे मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ए इज इक्व टू ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ए आई जे आपके रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं। तो रैंक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें आप इकोनॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो आती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्व टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और वो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, वो क्या होती हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे ना, क्लास 12th में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखी हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आएंगी वही क्या हो जाएंगी, आपके पास रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक का कॉन्सेप्ट ये था। ज़रा सा और मैं इसको बताऊं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी इस तरीके की, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 7 ऐसी थी। तो मैं इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। एक्चुअली ये क्या होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले इस कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे। जैसे मैं R2 में ऑपरेशन लगाता हूँ तो R2 में ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस 3R1। इसी प्रकार R3 में मैं जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, R3 माइनस 3R1 अगेन, क्योंकि यहाँ पे 3 है, जीरो तभी होगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स देखिएगा 1, 2, 3, 4, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ में 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो गया है, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस 9 हो जाएगा, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 6 आएगा, 2 माइनस 6 करोगे माइनस 4 आएगा, तो 9 हो जाएगा। और 6 माइनस 12 माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए आप, ये जीरो हो गया। और 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑपरेशन लगा के आप इसमें फिर अगला ऑपरेशन क्या करेंगे, या तो इसको आप 1 बना दीजिए या फिर इसमें से आप क्या कीजिए, अब यहाँ तो ऑपरेशन लगेगा नहीं, इसमें लगाते हैं, ये वाले को जीरो बनाते हैं। जीरो बनाने का तरीका क्या होता है, पहले इस कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं, फिर इस कॉलम के, फिर इस कॉलम के। इसमें ऑपरेशन लग सकता है R3 में, R3 टेंस टू क्या लगेगा, R3 माइनस 2R2, यही होगा। देखिएगा दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगा, आप देखेंगे
1 2 3 4 और ये 0, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4, ये माइनस का 6, 0, ये 0 हो जाएगा ना। क्या किया हमने, सॉरी ये गलत लग गया, ये आपको, आप पहले इसको, ये हमने ऑपरेशन गलत लगा दिया, ठीक है। तो आप ये कीजिए, इसको पहले आप 1 बना लीजिए ना। सॉल्व करने का तरीका क्या कीजिए, आप इसको ये कीजिए, 1 बना लीजिए। R2 टेंस टू क्या होगा 1, ध्यान दीजिएगा 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवीजन कोई भी वो नहीं होता है इसमें। 1 नेगेटिव साइन 1/4 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 को। और इसी प्रकार R3 में, क्योंकि डिवीजन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता ना, सॉरी रो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। -1/2 से ही करेंगे ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, देखेंगे आप 1 2 3, ये 4, यहाँ क्या आएगा 0, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, तो कितना आ जाएगा 1, ये भी 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6/4 हो जाएगा सर, 6/4। और काट सकते हैं इसको 0, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5/2, ऐसा होगा ना। अब उसके बाद अगले ऑपरेशन में ये 0 हो जाएगा आपका, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब उसके बाद 0 नहीं हो पाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको देखेंगे जब, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने होंगे इसमें, पूरी रो तो 0 नहीं है इसमें, देखिएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, ये सारा चीज़ पढ़ा है आपने, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 3, तो रैंक कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स की, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये रैंक की मैं बात बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम तभी समझ पाएंगे जब हमें रैंक समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि हमने ये रैंक निकालना सीखा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। आफ्टर हम उसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो आएंगी वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। तो अब रैंक का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे यहाँ पे वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसको समझने से पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, Ax = b, ठीक है। Ax = b का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं 3x + 4y = 0 है, या x + 3y = 0। तो ये 0 की जगह पे आपका 6 और 4 भी हो सकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपके पास दो तरीके से डिवाइड होती है। यदि b मेरे पास 0 आ गया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर b नॉन जीरो आ गया तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पढ़ा है हमने। तो इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक्चुअली लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब ये कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, मैं केवल आपको जिसका यूज हो रहा है उसी को बताता हूँ। मैं बताता हूँ होमोजीनियस सिस्टम का हम यहाँ पे यूज करेंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या है, Ax बराबर राइट हैंड साइड में जब 0 होगा तो उस सिस्टम को हम क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस सिस्टम पढ़ेंगे। क्या होगा, Ax = 0, मतलब क्या हुआ, A11x1 + A12x2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस A1nxn = 0। इसी प्रकार A21x1 प्लस A22x2 प्लस A2nxn = 0। और ये AM1x1 प्लस AM2x2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AMnxn = 0। तो ये किस फॉर्म की है, Ax = 0 टाइप है। इसकी जो कोफिशिएंट, अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कितने हैं, x1
कॉमा x2 अप टू एन सॉन एक्स एन वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, एन वेरिएबल है। अब आप ध्यान से देखिएगा इस बात को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो किस तरीके की है, A11 A12 अप टू एन सॉन A1n, A21 A22 अप टू एन सॉन A2n, ठीक है, A2n, ये क्या है आपके पास A2n, ये है A2n। इसी प्रकार AM1 AM2 डॉट डॉट AMN, ठीक है, ये क्या है m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है। अब हम इसकी रैंक निकालेंगे, रैंक निकालना भी बताया मैंने आपको। यदि रैंक केवल और केवल मैं होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस हम इसी से चेक करेंगे। अगर मेरे पास मैट्रिक्स की जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने n है, तो उस केस में सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 अप टू एन सॉन इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की आपने रैंक निकाली, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स से अगर उसकी x1 x2 x3 जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो जो आपके पास ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी, जीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें तो इन्हीं की तो वैल्यू निकालनी होती है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, इनकी निकालनी होती है, x1 x2 x3 xn की तो वैल्यू निकालनी होती है। और दूसरा, अगर रैंक लेस देन ए हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, ए क्या हो जाए, एन से छोटी हो जाए, क्योंकि बड़ी तो रैंक कभी हो नहीं सकती है, तो उस केस में सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ये मैंने क्यों बताया, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये केस होता है, हम किसका केस ले रहे हैं, ये होमोजीनियस सिस्टम का। अब आते हैं हम लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पे, ठीक है। तो देखिएगा डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, डेफिनेशन हमसे कहती है कि, एक मिनट, हाँ, डेफिनेशन ये हमने रैंक का कॉन्सेप्ट होमोजीनियस के लिए समझा था। अब देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात बताता हूँ मैं आपको, उससे अब देखिए ये है ना, इसमें हम देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक। क्या होता है, हमने कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, सेट ऑफ वेक्टर A1 अल्फा 1 प्लस S के अंदर हमारे पास क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा n वेक्टर्स थे। हमने एक इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब होगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AI अल्फा I, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN अल्फा n को जीरो वेक्टर के बराबर रखा। जीरो वेक्टर के बराबर रखने के बाद, जीरो वेक्टर के बराबर रखा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या किया, इसको जब हम जीरो वेक्टर के बराबर रखेंगे तो उस केस में यदि मेरे पास सारे इससे इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद
यदि सारे स्केलर फॉर ऑल AIs, सारे स्केलर अगर 0 आ जाते हैं तो जो दिया गया सेट जो है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, पहली बात। दूसरा, वो जो डेफिनेशन में आता है, कम से कम एक भी इसमें से जितने भी ये स्केलर आपने ले रखे हैं, इन स्केलर में से एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल गया आपको। क्या मिल गया? एक भी स्केलर अगर आपको नॉन जीरो मिल गया, ध्यान दीजिएगा, एक भी स्केलर मान लेते हैं A1 ही नॉन जीरो मिल गया पूरे इनको सॉल्व करने के बाद, तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। इस केस में Li कहलाएगा और इस केस में LD कहलाएगा। ठीक है, उस सेट को LD कह देंगे और Li कह देंगे। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा डेफिनेशन के पे अगर हम जाते हैं तो वो क्या कह रहा है, देखिए, लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। पहले डिपेंडेंस के बारे में बोल रहा होगा ये, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, देखिए, पहले ये बोलता है हमसे लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर क्या है। देखिए, लीनियरली डिपेंडेंस बताया मैंने, लेट VF भी ये वेक्टर स्पेस, VF कोई वेक्टर स्पेस है, इसका एक फाइनाइट सेट लिया आपने α1 to αn ऑफ V इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर, देयर एग्जिस्ट, ध्यान दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 अल्फा, कुछ भी ये आपको ऐसे स्केलर मिल जाए, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, उनमें से सब के सब तो जीरो नहीं है, लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशन को, उनमें से कुछ तो हो सकते हैं जीरो, लेकिन वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना दे रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बना दे रहे हैं? जीरो बना दे रहे हैं। देयर एग्जिस्ट स्केलर AIs का कलेक्शन, ये ध्यान दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट बात करता है, देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 A2 अप टू एंड सो ऑन AN बिलोंग्स टू F फील्ड एलिमेंट नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। उन स्केलर में से सब जीरो नहीं है, कुछ जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशन को आपका जीरो बना दे रहे हैं। अगर ऐसा कर दे रहे हैं तो वो सेट ऑफ वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है फिर? इंडिपेंडेंट मैंने बताया आपको, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, आप लीनियर कॉम्बिनेशन को इंडिपेंडेंट की अगर आप बात करते हैं तो देखिएगा, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा फिर? VF बी वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट, सॉरी ए फाइनाइट सेट, VF कोई वेक्टर स्पेस है, कोई फाइनाइट सेट आपने लिया α1 to αn ऑफ वेक्टर ऑफ V सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस टाइप का कोई भी रिलेशन आप बनाइए, आप कोई भी रिलेशन बनाइए, आई आप 1 से n तक ही लेंगे। ये रिलेशन क्या है? A1 α1 A2 α2 A3 α3 सबका सम बराबर जीरो वेक्टर, और उस किसी भी रिलेशन में से हर बार आपका सारे AI जीरो मिल जाए तो आप उस सेट को क्या कह देंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट कह देंगे। अब जैसे नीचे इनफाइनाइट सेट के बारे में उसने बोल रखा है, इनफाइनाइट सेट के बारे में क्या ख्याल है? इनफाइनाइट सेट को हम कैसे कहेंगे? वो क्या बोलता है देखिएगा, एनी इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर of V set to be linearly independent if its every finite subset are linearly independent. Otherwise, अगर किसी भी इनफाइनाइट सेट को आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? उसके जितने भी सबसेट हैं सबको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सारे सबसेट कैसे निकालें? हम कोई भी आर्बिट्री सबसेट ले लेंगे। आर्बिट्री सबसेट से ये होता है कि वो कोई भी हो सकता है। अगर उसको जनरलाइज वे में हम इंडिपेंडेंट प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब हम कह पाएंगे कि उसके सारे सबसेट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर सारे सबसेट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो सेट भी क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में बात को समझ लिया, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है और डिपेंडेंस का मतलब क्या है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट किसे कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं, कोई सेट लेता हूं मैं ऐसा, कैसा सेट? ये मैंने एक सेट लिया S इज इक्वस टू, ऐसा सेट लिया, ध्यान दीजिएगा, 1, 0, 0।
कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 और अगला लिया हमने 0 कॉमा 0 कॉमा 1। इस सेट को अगर हम देखें, हमने कहा कि यहाँ क्या लिखा है डेफिनेशन में, देखिए ये सेट ऑफ वेक्टर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म। कैसा, किस फॉर्म का रिलेशन? एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म का मतलब ए अल्फा, स्केलर है, ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा को आप 0 के बराबर रखें। कोई भी रिलेशन इस तरीके का आप रखेंगे और रखने के बाद यदि सारे स्केलर 0 आ जाए, जैसे इसमें कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ए ऑफ अल्फा मतलब 1 कॉमा 0 कॉमा 0 प्लस बी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 प्लस सी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 1 बराबर 0 वेक्टर रखा आपने। 0 वेक्टर का मतलब 0 0 0 होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, a प्लस 0b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। इस और दूसरे से मिलेगी 0a प्लस b प्लस 0c बराबर 0। तीसरे से इक्वेशन मिलेगी 0a प्लस 0b प्लस c बराबर 0। अब आप इन तीनों से देख रहे हैं, यहाँ से आपका a भी 0 मिल रहा है, b भी आपको 0 मिल रहा है और c भी आपको 0 मिल रहा है। यदि ये a b c तीन के तीन 0 मिल जाते हैं, मतलब आपने रिलेशन को इस फॉर्मेट में लिखा और जितने भी स्केलर्स थे सारे के सारे 0 आ गए, तो ये सेट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिएगा, इसी प्रकार ये तो 3D का R3 का वेक्टर था। अगर ये Rn का वेक्टर होगा तो ये स्टैंडर्ड बेसिस भी होती है, बाद में हम देखेंगे इसको। Rn का वेक्टर होगा तो उसमें वेक्टर कैसे एलिमेंट आएंगे, 1 0 0 0 0 n टाइम, 0 1 0 0 0 n टाइम। n का मतलब क्या है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 होता तो क्या होता, जैसे इसमें यही चीज़ अगर 4 हो जाती तो ये क्या होता, 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर एक और आता 0 0 0 1, ठीक है। वो सेट भी हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब इसकी जो पहली थ्योरम है उसको अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो ये थ्योरम क्या कह रही है, इसको देखिए। ये कहना चाह रही है कि आपके पास to prove that two vector are linearly dependent if one of them is scalar multiple of other। दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे यदि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ध्यान दीजिए सर, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं। इसको प्रूव करने के लिए अभी हमने लीनियरली क्या बोल रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट बोल रखा है इसने, ध्यान से समझिएगा आप। दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मान लेता हूँ मैं इसको प्रूव करने के लिए, लेट एल्फा कॉमा बीटा आर एल डी लीनियरली डिपेंडेंट है। तो वो क्या कहता था लीनियरली डिपेंडेंट में, डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी, देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 डॉट डॉट an, ये 0 ना हो, नॉट ऑल ऑफ देम 0, नॉट ऑल ऑफ देम 0 बट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0। सारे 0 ना हो, कुछ 0 हो भी सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको मैं प्रूव करने के लिए a कॉमा b स्केलर उठाता हूँ फील्ड के, सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसके दो केस बनाना चाह रहा हूँ। पहला केस मैंने कहा कि a नॉन जीरो है, सच दैट a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। a तो नॉन जीरो है, b के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ये है। तो यहाँ से मैं b बीटा को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ, सॉरी इसको हम a से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि उसको हम नॉन जीरो मान रहे हैं। पहले केस में हम नॉन जीरो किसको मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बीटा लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, क्योंकि a को नॉन जीरो लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू c बीटा मिला, हाँ या ना, c बीटा। ये लीनियरली डिपेंडेंट था, सेट ऑफ वेक्टर क्या लेके चले थे आप, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको क्या मिल गया, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। अल्फा और बीटा क्या हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं।
इसी प्रकार यदि मैं बी को नॉन जीरो लेके चलूं तो उस केस में सच दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो यहाँ से मैं बी बीटा इज इक्वल टू अब माइनस ऑफ ए अल्फा लिख सकता हूँ, मतलब माइनस ऑफ ए अपॉन बी ऑफ अल्फा लिख सकता हूँ बीटा बराबर, क्योंकि बी नॉन जीरो है तो उससे डिवाइड कर सकते हैं आप ना नॉन जीरो क्वांटिटी से। तो यहाँ से भी क्या मिल गया आपका, ये स्केलर मल्टीपल हो गया ना। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू डी अल्फा। क्या मिल रहा है आपको, देखिए स्केलर बीटा और अल्फा क्या है, स्केलर मल्टीपल है, अल्फा और बीटा क्या है, स्केलर मल्टीपल है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा था, इफ टू वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कैसे होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है वो। अगर हम आगे बढ़े इसमें, ये क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये कहता है, पहला है इसमें, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, इसको समझने की कोशिश करना आप। ये थ्योरम कह रही है इफ S इज इक्वल टू अल्फा वन टू अल्फा एन ऑफ वेक्टर ऑफ वी एफ, ये अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक के वेक्टर हैं वी एफ के, लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन नन ऑफ देम इज जीरो वेक्टर। अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कहता है कि इनमें से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ, सेट तो दो ही प्रकार के होंगे ना, यहाँ पे एल आई होगा या एल डी होगा, एल आई होगा या एल डी होगा। तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट जीरो वेक्टर अगर किसी सेट में आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो जाएगा, यही तो हुआ इसका मतलब। तो इसको हम मान के चलते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम। ये सेट ऑफ वेक्टर आपने S इज इक्वल टू क्या ले रखा है, S इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन। इसमें बीच में कोई जीरो वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि मैंने कहा ये इंडिपेंडेंट सेट है तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम एज्यूम ही अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए कर लेते हैं ऐसा कि कोई एक वेक्टर इसमें लेट कंसीडर कर लेते हैं हम, लेट एनी अल्फा आर वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी अल्फा आर वन से लेके एन तक दे रखे ना आपको। एक अल्फा आर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, ये जीरो वेक्टर है, ये क्या है मेरे पास, जीरो वेक्टर है, सच दैट देन जीरो इंटू अल्फा वन प्लस जीरो इंटू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए अल्फा आर प्लस डॉट डॉट जीरो इंटू अल्फा एन, इस तरीके का। ठीक है, अल्फा आर को हमने जीरो वेक्टर ले रखा है किसी भी सेट के लिए, सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे जीरो वेक्टर के बराबर मिल रहा है, सच दैट इस केस में अल्फा को आपने जीरो वेक्टर ले रखा और ए नॉट इक्वल टू जीरो कहा, ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो कहा। आपने इस तरीके से कॉम्बिनेशन को लिखा, किसी नॉन जीरो के लिए ये जीरो वेक्टर मिल रहा है, अल्फा जीरो वेक्टर हो गया तो ए को आपने नॉन जीरो वेक्टर ले लिया। आप ध्यान दीजिएगा, ये सेट ऑफ वेक्टर जो आपने S इज इक्वल टू लिया था अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन तरीके का, ठीक है, तो उसमें आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रखा, एक वेक्टर को जीरो वेक्टर लिया, एक वेक्टर जब जीरो वेक्टर के बराबर लिया तो ये A इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए भी तो सेटिस्फाई होगी ये कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन क्या कह दे रहा है मेरे को, एक भी ऐसा रिलेशन देयर एग्जिस्ट द स्केलर a1 a2 a3 an नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो की कंडीशन देन सेट इज डिपेंडेंट हो जाता है। तो डिपेंडेंट की कंडीशन मिल गई ना, ये सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, जबकि आप इसको क्या लेके चले थे, Li लेके चले थे। इसका मतलब आपका आपकी जो एजम्पशन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि आप किसी एक वेक्टर को जीरो वेक्टर लेके चले तो गलत हो गया। अगर आप जीरो वेक्टर लेके चलते हैं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट ये हुआ, अगर कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें जीरो वेक्टर नहीं आएगा, उसमें क्या होगा, जीरो वेक्टर नहीं आएगा।
इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार अगला स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को भी प्रूव करते हैं हम। ये क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। प्रूव करके दिखाता हूं मैं कैसे होगा ये। मान लेता हूं S इज इक्व टू मैंने लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू एन सोन अल्फा n तक का सेट वेक्टर लिया। B ये कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो देन देयर एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होगा, देन आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट द स्केलर a1 a2 डॉट डॉट an नॉट ऑल जीरो, ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑल जीरो कहता है, सच दैट सबके सब जीरो नहीं है, सच दैट ए कोई नॉन जीरो होगा पक्का, अप टू एन सोन an अल्फा n इज इक्व टू जीरो वेक्टर। ठीक है, ये मिलेगा मुझे। अब मैं एक एस डैश बनाता हूँ इसी से नया सेट, एस डैश इज इक्व टू, मैंने कहा कि a1, यहाँ कोई एक नॉन जीरो होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है नॉन जीरो, ध्यान दीजिएगा। a1 एस डैश में मैंने क्या लिखे, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n तक, तो ये वेक्टर है ही है। उसके बाद कुछ और वेक्टर डाल दिए, बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा m। ये क्या है, एस डैश इज सुपर सेट ऑफ एस है, नहीं है, एस का सुपर सेट है, उससे बड़ा है, सच दैट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन a1 अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an अल्फा n प्लस, मान लेते हैं ये जीरो भी आ जाते हैं सब, बीटा 2 डॉट डॉट जीरो बीटा m, सारे स्केलर जीरो भी अगर मैं ले लेता हूँ तब भी मुझे नीचे इनमें से कोई ना कोई तो नॉन जीरो मिल रहा है ना, क्योंकि ये सेट क्या है, डिपेंडेंट है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंडेंट है, तो इनमें से कोई ना कोई स्केलर तो नॉन जीरो मिल ही गया है, नॉट ऑल जीरो लिखा है आपने, तो ये जीरो भी सब हो जाते हैं, तब भी आपको ये अल्फा 1 से लेके बीटा m तक पूरे कलेक्शन में कुछ स्केलर नॉन जीरो मिल जाएंगे। तो कुछ स्केलर नॉन जीरो मिलने का मतलब ही लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, नहीं हुआ। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला, अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया, ये थ्योरम भी हमने देख ली। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाली को देखते हैं, ये क्या कहना चाह रही थ्योरम के पहले स्टेटमेंट को हम समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, इसका स्टेटमेंट है ए सिस्टम कंसिस्टिंग सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक सिंगल वेक्टर है और वो नॉन जीरो है, ध्यान दीजिए, सिंगल वेक्टर है और वो नॉन जीरो है। सिंगल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये मैंने सेट लिया एक अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, तो सर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या कहा था, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को ए अल्फा बराबर आपने जीरो वेक्टर के बराबर रखो। अब ध्यान दीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रखा और मैं जान रहा हूँ कि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो है, लेकिन इसमें अल्फा तो नॉन जीरो है, तो यहाँ से ए जीरो नहीं मिल जाएगा। ए जीरो का मतलब जितने भी स्केलर यहाँ पे थे लीनियर कॉम्बिनेशन में जो यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे एक ही है, मतलब वो जीरो आ गया। तो ऐसा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, नहीं होता है। तो कोई भी सेट ऐसा जो सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर से बना हो तो वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली, बताइए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताया मैंने। मान लेते हैं मैंने एक सेट ऑफ वेक्टर ये लिया S इज इक्व टू, अभी हमने एक पढ़ा था ना, ये वेक्टर लिए, जैसे देखिए 1, 2, 3, ये लिया मैंने 2, 4, 6। इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको चेक करना है। इसको बीटा ले लेता हूँ, यहाँ अल्फा ले लेता हूँ। ठीक है, आप इसको सीधे बिना सोचे समझे लीनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2, 4, 6 को आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं ना, 2 टाइम 1, 2, 3, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। अभी थ्योरम पढ़ी थी ना, अगर सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उस सेट में जो दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होंगे, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट मिल जाएगा आपको। ये क्या मिल जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट मिल जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इसको कैसे चेक करना है वो भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है,
तो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, वो जो रैंक वाला है उसका यूज कहाँ करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। उसका यूज यहाँ पे कहाँ होगा वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कोई सेट आपको इस तरीके का दे दिया जाए, किस तरीके का, ये सेट दे दिया जाए, ये सेट S इज इक्व टू आपको एक सेट दे दिया जाए जिसके अंदर 1, 2, 3 ये, 1, 4, 5 और 1, 6, 7, ठीक है। और ये सबसेट है किसका, ये सबसेट है V3R का, V3R का। S इज एनी सबसेट ऑफ V3R, ठीक है। अगर ये S V3R का सबसेट है, मुझे इसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो रैंक का यूज मैं कहाँ करूँगा वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा A, B, C 3 स्केलर फील्ड, स्केलर मतलब यहाँ फील्ड क्या है, रियल नंबर का है, सच दैट क्या करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा इज इक्व टू 0 वेक्टर के बराबर रखेंगे। A अल्फा मतलब A ऑफ 1, 2, 3 प्लस B ऑफ 1, 4, 5 प्लस C ऑफ 1, 6, 7 इज इक्वल टू 0, 0, 0। अब आप देखिए यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, 0 स्केलर, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, 2A प्लस 4B प्लस 6C इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, 3A प्लस 5B प्लस 7C इज इक्वल टू 0, ये 7 ही है ना, 7C इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जब आप निकालेंगे, उसके रैंक निकालेंगे आप 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 5, 7। आप देखिए इसमें तो ये इसका दुगुना है तो 0 हो ही जाएगा एक रो। देखिए जब रैंक निकाल लें तो 1, 2, 3 मैं क्या करता हूँ, R2 मैंने से 2 टाइम R1 करूँगा तो ये 0, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें से 3 टाइम करूँगा तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, 5 माइनस 6 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 9 माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हम इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, अगर आपको याद आ रहा है, 1, 2, 3 0, -1, 0, 2 0, 0, 0। अब आप देखिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 क्या है, 2 कैसे आई है, 2 कैसे आई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। रैंक क्या होती है, नॉन जीरो, ये तो 0 रो आ गई। 2 मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, इसी को रैंक कहते हैं। 2 आ गई। अब ये है क्या, देखिएगा 2 का मतलब ये हुआ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3। 3 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसा केस आ जाए तो इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या आप उसको दूसरी लैंग्वेज में कह देंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब सारे स्केलर 0, सारे स्केलर 0 तभी आएंगे जब इसकी रैंक 3 होगी। रैंक 3 होने का मतलब A1, A2, A3 बराबर 0 आएगा ना, मतलब यहाँ A1, A2 का मतलब यहाँ क्या है, A, B, C बराबर 0 आएगा। तो आप रैंक मेथड लगाएंगे, अगर रैंक 3 आ जाती है, 3 क्रॉस 3 की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है, इसकी रैंक 3 आ जाती है तो इस सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और इसकी रैंक 3 से कम आने का मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, इतना देखेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।